सर्जरी से पहले का वो पल शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा, जब कहा जाता है 10 से उल्टी गिनती गिनिए, 10, 9, 8 और फिर अचानक से आंख खुलती है और सब कुछ खत्म हो चुका होता है। शायद गिनती 5 तक भी नहीं पहुंची होती। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो बस सो रहे थे, पर सच कहूं तो ऐसा है नहीं। ये एनेस्थीसिया है और ये नींद से कहीं ज्यादा पेचीदा चीज है। तो सवाल ये उठता है कि हम जाते कहाँ हैं? क्या ये बस एक गहरी नींद है या हमारे दिमाग के साथ कुछ और ही हो रहा होता है? तो देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। नींद एक नेचुरल साइकिल है ना? कोई भी हमें आसानी से जगा सकता है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया वो नींद नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एमरी ब्राउन तो इसे एक नियंत्रित रिवर्सिबल कोमा कहते हैं। मतलब एक ऐसी कंट्रोल स्टेट जिसमें दिमाग के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। तो चलिए इस कोमा की गिनती को जरा और गहराई से समझते हैं। जब कोई एनेस्थीसिया के असर में होता है तो असल में उसके साथ हो क्या रहा है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से कंट्रोल की गई मेडिकल स्टेट है, जिसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब सिर्फ बेहोश होना नहीं है। असल में इसके 3 बड़े मकसद होते हैं। पहला, एनाल्जीसिया यानी दर्द को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, एमनेसिया मतलब ये पक्का करना कि उस पूरी प्रक्रिया की कोई याद ही न रहे। और तीसरा, मसल्स को पूरी तरह रिलैक्स करना ताकि शरीर बिल्कुल हिले डुले नहीं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तभी सर्जन्स अपना काम सेफ्टी के साथ कर पाते हैं। ओके, तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए पहले इसका एक छोटा टुकड़ा समझते हैं। मतलब जनरल एनेस्थीसिया के रहस्य में जाने से पहले क्यों ना ये देखें कि इसके जो सिंपल वर्जन है वो कैसे काम करते हैं। जैसे सोचिए, जब कोई डेंटिस्ट दांत निकालने के लिए सिर्फ एक जगह को सुन्न करता है, तब क्या होता है? देखिए, एनेस्थीसिया के भी कई टाइप हैं। लोकल, जो बस एक छोटी सी जगह को सुन्न करता है, जैसे दांत। फिर आता है रीजनल, जो एक बड़े हिस्से को टारगेट करता है, मान लीजिए पूरा हाथ या कमर के नीचे का हिस्सा। और फिर है जनरल एनेस्थीसिया, जो पूरे के पूरे शरीर और दिमाग पर असर डालता है। लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया का फंडा बड़ा सीधा है। इसे एक तरह का इलेक्ट्रिकल बैरिकेड समझिए। होता क्या है कि जब दवा नसों पर लगाई जाती है तो वो वहां मौजूद सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। अब ये चैनल्स एक तरह के गेटवे हैं जो दर्द के सिग्नल को बिजली की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं। जब ये गेटवे ही बंद हो गए तो दर्द का मैसेज रास्ते में ही रुक जाता है और दिमाग तक खबर पहुंचती ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक छोटे एरिया को सुन करना तो समझ में आ गया, पर अब आते हैं असली सवाल पर। जनरल एनेस्थीसिया के दौरान पूरे दिमाग के साथ क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस ही स्विच ऑफ हो जाता है? डॉक्टर एमरी ब्राउन, जो एनेस्थीसिया और न्यूरोसाइंस दोनों के एक्सपर्ट हैं, बताते हैं कि जब वो ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करते हैं तो वो ठीक ठीक बता सकते हैं कि दवा ने कब काम करना शुरू किया। वो कहते हैं ये कोई धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये एक झटके में होता है, बूम, जैसे कोई स्विच दबा दिया हो। इसे ऐसे समझिए, जब हम जगे होते हैं तो हमारा दिमाग एक अराजक कोरस जैसा होता है। मतलब दिमाग के सारे हिस्से एक दूसरे से लगातार बात कर रहे होते हैं, एक शोर सा होता है। लेकिन जैसे ही एनेस्थीसिया असर करता है, ये सारे सिग्नल एकदम शांत, व्यवस्थित लहरों में बदल जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से अब एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, वो सब आइसोलेट हो गए हैं। और बस यही चेतना का जाना है। तो हमने ये तो देख लिया कि बड़े लेवल पर क्या होता है, पर अब जरा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। मतलब एक अकेले न्यूरॉन दिमाग के सबसे छोटे सेल के लेवल पर। आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूलर मास्टर स्विच है जिसे एनेस्थीसिया जाकर बंद कर देता है? इसका जवाब है एक खास तरह का रिसेप्टर जिसका नाम है गाबा ए। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का मेन ऑफ स्विच है, या समझ लीजिए कि ये दिमाग का ब्रेक पेडल है। नॉर्मली जब गाबा नाम का एक केमिकल इस रिसेप्टर से जुड़ता है तो ये एक गेट खोल देता है। इससे न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव आयंस चले जाते हैं और न्यूरॉन के फायर होने यानी एक्टिव होने के चांस कम हो जाते हैं। अब एनेस्थीसिया की दवाएं इसी प्रोसेस को हाईजैक कर लेती हैं। वो इस गाबा ए रिसेप्टर से चिपक जाती हैं और उस गेट को ज़रूरत से ज़्यादा देर तक खुला रखती हैं।
नतीजा, न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज का एक लॉग जैम लग जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। इससे न्यूरॉन इतना शांत, इतना इनएक्टिव हो जाता है कि वो कोई सिग्नल भेज ही नहीं पाता। और सोचिए, जब दिमाग के लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स के साथ एक साथ ऐसा होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन। तो ठीक है, इसके पीछे की साइंस तो काफी दिलचस्प है, लेकिन चलिए अब वापस ऑपरेटिंग रूम में चलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि बस एक बटन दबाया और काम हो गया। नहीं, ये एक बहुत ही हाई स्किल वाला काम है, एक कला है जिसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हर पल, हर सेकंड बैलेंस करते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये हमेशा से इतना सटीक नहीं था। इसकी हिस्ट्री तो काफ़ी उथल-पुथल वाली रही है। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, और ईथर, ये सब पहले पार्टियों में मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होते थे। 1844 में तो एक पब्लिक डेमो बुरी तरह फेल हो गया था, लेकिन फिर 1846 में ईथर का इस्तेमाल करके पहली सफल सर्जरी हुई और उसने सब कुछ बदल दिया। और आज देखिए, ये क्लिनिकल न्यूरोसाइंस की एक बहुत ही एडवांस्ड ब्रांच बन चुकी है। आज ये प्रोसेस बहुत सेफ हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क तो रहते ही हैं, भले ही वो बहुत रेयर हों। जैसे कभी-कभी एनेस्थेटिक अवेयरनेस का केस हो जाता है, जिसमें मरीज को हल्का-फुल्का होश रहता है, या फिर खासकर बुजुर्ग मरीजों में ऑपरेशन के बाद कुछ समय के लिए कंफ्यूजन रह सकता है। और बस इसीलिए एक एक्सपर्ट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होना इतना ज्यादा जरूरी है, जो पूरे टाइम मरीज को मॉनिटर करता रहता है। लेकिन इन रिस्क्स को सही नजरिए से देखना भी जरूरी है। मॉडर्न एनेस्थीसिया आज अविश्वसनीय रूप से सेफ है। आंकड़े देखें तो हर 10,000 प्रोसीजर्स में डेथ रेट सिर्फ 3 के आसपास है, और ये सब मुमकिन हुआ है एक्सपर्ट केयर और लगातार मॉनिटरिंग की वजह से। तो अब हम अपनी इस खोज के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक ऐसी जगह जहां एनेस्थीसिया की साइंस हमें एक बहुत बड़े, बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस है क्या? और एक बात और समझना जरूरी है कि एनेस्थीसिया कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसके जो अलग-अलग असर होते हैं, जैसे याददाश्त का जाना, बेहोश होना और शरीर का हिल-डुल न पाना, ये सब दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रिसेप्टर्स को टारगेट करके हासिल किए जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सोच पर रुकते हैं। एनेस्थीसिया हमें कॉन्शियसनेस को बंद करने और फिर से चालू करने की कमाल की ताकत देता है, लेकिन क्या एनेस्थीसिया को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस चीज को समझना नहीं पड़ेगा जिसे ये बंद करता है, मतलब खुद चेतना को? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस की दुनिया से उठाकर फिलॉसफी के दरवाजे पर छोड़ देता है।